मेरा नाम जानवी है और मैं पॉलिटी का घटना चक्र शुरू कर रही हूँ, जो खुद के पढ़ने के लिए कर रही हूँ। आज से 10 दिन के बाद पीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो मुझे 10 दिन में ये पूरा घटना चक्र ख़त्म करना है, जिसमें कुल 688 पेज है। देखिए इस 10 दिनों में मैं कर पाती हूँ कि नहीं। तो अभी मैं पॉलिटी से शुरू करती हूँ, और पॉलिटी में हमारा पहला टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ओके, तो फिर हमारे से पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। लेकिन प्रथम बैठक में अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी थे, और द्वितीय बैठक जो कि 11 तारीख को हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ओके, देखिए क्या है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष सभापति के रूप में चुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में सभी की सहमति से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति चुना गया था, वो भी अस्थायी सभापति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। देखिए भारतीय संविधान को बनने में लगभग 300 और इसे एक्यूरेट कहा जाए तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और पारित कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया। अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन पारित कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने और पारित होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता। इसी दिन नागरिक अंतरकालीन संसद, अस्थायी तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए, अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, क्योंकि 26 जनवरी को 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो वो बहुत ही स्पेशल डे था, और उसको यादगार बनाए रखने के लिए अगर हम 26 जनवरी को अपना संविधान लागू नहीं करते तो शायद यह तारीख अब तक मिट चुका होता, इसकी शायद कोई वैल्यू ना रहती अभी के समय में। लेकिन ये बहुत स्पेशल डे था, इसलिए इसका वैल्यू बनाने के लिए भी संविधान सभा ने 26 जनवरी को ही हमारे संविधान को लागू कराया था। इसका आंसर है कांग्रेस इस तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने के संकल्प लिया गया, और आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि अविस्मरणीय बनाने तो भारतीय संविधान ने पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया? भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था और संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय जनता ने चुना था। इसलिए अगर संविधान सभा की जगह भारतीय जनता हो तो वो सही होगा। ठीक है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 26 दिसंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया तथा संविधान को अंगीकृत किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस संविधान की बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है। भारतीय संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और उसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर वो अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए इसमें जो प्रारूप समिति था जिसके अध्यक्ष, देखिए प्रारूप समिति को ही हम लेखन समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे जो कि BR अम्बेडकर तथा 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य में एक N गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इस समिति के सदस्य। देखिए एक्सप्लेनेशन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान प्रारूप पर विचार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या कहे प्रारूप या कहे ड्राफ्टिंग समिति के 6 सदस्य चुने गए, जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया मणिकलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदातुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान थे। इससे LV मित्र के स्थान पर N माधव राव और DP खेतान वर्ष 1947 में मृत्यु के बाद TG कृष्णाचारी इस समिति में शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। संविधान सभा की व्यवस्थाकरण समिति यानी कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अतः दिए गए प्रश्न में संविधान सभा की व्यापार समिति का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो कानून के समक्ष समानता हम ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत अपनी सीमा के किसी भी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता या विधियों के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक विदेशी के लिए समान रूप से लागू होता है। नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है। या यहाँ विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा, चूँकि ग्रेट ब्रिटेन के लिखित संविधान से नहीं है, ली गई है। कानून के संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से, देखिए कानून के समक्ष संरक्षण हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं, लेकिन कानून के समक्ष समानता हम रूस से लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा हम कहाँ से लिए हैं? तो फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसी से हम लिए हैं। सॉरी, बंधुत्व को ही भ्रातृत्व कहते हैं, तो इसी क्रांति से हम यह शब्द लिए हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, इस क्रांति का सूत्रवाक्य था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रेंच क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से यह विचार आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी हम कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो कि अन्य देशों से लिया गया है। तो पहला है ब्रिटेन से हम लिए मंत्रिमंडलीय प्रणाली हम कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए। विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार लिए कहाँ से? ब्रिटेन से। विधि का शासन हम ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता हम ब्रिटेन से लिए। संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली, ये दोनों भी हम ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से लिए हैं। अब देखिए, आयरलैंड से हम क्या लिए हैं? तो आयरलैंड से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी आयरलैंड से लिए हैं। राज्यसभा में कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है, यह भी हम आयरलैंड से लिए हैं। अब देखिए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया हम कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से लिए। उपराष्ट्रपति का पद भी हम यूएसए से लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना, ये भी ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके जो मुख्य न्यायाधीश, इसको हटाने की प्रक्रिया भी हम अमेरिका से लिए हैं। मौलिक अधिकार हम अमेरिका से लिए हैं। और मूल कर्तव्य हम रूस से लिए। न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायालय की स्वतंत्रता, यह भी हम यूएसए से लिए। उद्देशिका का विचार, यह भी हम यूएसए से लिए हैं। क्या है? कनाडा। देखिए, कनाडा से हम क्या लिए हैं? तो फिर कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, देखिए, कनाडा से सब कुछ हमें संघ या केंद्र, संघ कहें या केंद्र, इस संघ और केंद्र में जो भी लिए सारा चीज़ हम कनाडा से ही लिए। ऑलमोस्ट में केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा से लिए। और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, यह भी हम कनाडा से लिए हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। हमारे संविधान में 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जिसमें समवर्ती सूची हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि अनुच्छेद 108 से होता है। कौन बुलाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? तो हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बुलाते। इसको हम कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रूस है। देखिए, मौलिक अधिकार हम कहाँ से लिए थे यूएसए से, लेकिन मौलिक कर्तव्य हम सोवियत संघ से लिए हैं यानी रूस से लिए। प्रस्तावना की अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, हमारे प्रस्तावना में 3 तरीके के न्याय का बात किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों न्याय हम कहाँ से लिए हैं? तो सोवियत संघ रूस से लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फ्रांस से हम प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का आदर्श हम फ्रांस से लिए। गणराज्य की अवधारणा भी हम फ्रांस से लिए। अब देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से हम आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन क्या लिए हैं? संघ को आपातकालीन शक्तियाँ, यह भी हम जर्मनी के संविधान से लिए हैं।
दक्षिण अफ्रीका से हम क्या लिए थे? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हम दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। संविधान संशोधन की व्यवस्था, संविधान में जो हम संशोधन करते हैं उसकी व्यवस्था भी हम दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब जापान से मात्र एक चीज़ लिए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, ये हम जापान से लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ हम लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि USA से लिए हैं। अब देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP है जो भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किसी देश के संविधान से प्रेरित वो प्रभावित हैं। कहाँ से है? तो ये आयरलैंड से। DPSP कहाँ से लिए हैं? हम आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें मिलान करना है संविधान में जो मत हैं, यानी कि मत हैं और किस देश से लिया गया है वो। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP ये आयरलैंड से लिए हैं। और फिर मौलिक अधिकार हम लिए हैं अमेरिका से। मौलिक अधिकार हम अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, और मूल कर्तव्य हम कहाँ से लिए हैं? तो रूस से लिए हैं। संघ एवं राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची हम कहाँ से लिए हैं? तो वो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। भारत राज्य का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति यानी कि केंद्र का जहाँ बात आ जाएगा वो कनाडा हो जाएगा और D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CDAB देखते हैं CDAB। अब CDAB तो नहीं बोल सकते, D बोल सकते। 3 4 1 2। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका और मौलिक कर्तव्य हम लिए हैं रूस से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। संघ एवं राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची लिए ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्य का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई ये हम कनाडा से लिए हैं। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया? कनाडा से। संघीय ढांचा यानी कनाडा। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है संविधान के प्रमुख भाग एवं अनुच्छेद। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल। देखिए भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो कि मूल संविधान था उसमें था 395 अनुच्छेद। अभी तो 470 या कैसा है 400 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। 22 भाग थे, वर्तमान में कुल 25 भाग है। लेकिन ये जो है ना भाग उपखंडों के रूप में, इसलिए 22 भाग कहा जाएगा। और 12 अनुसूची है। पहले जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां। देखिए भारतीय संविधान में 470 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह सभी मूल संविधान के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि के रूप में जुड़े हुए। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियों में जोड़ी गई संख्या उनकी 8 से बढ़ के 12 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए भारतीय संविधान में क्या है? 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 400 से भी अधिक अनुच्छेद है। अब मूल संविधान में कितने थे? 395, लेकिन उप अनुच्छेद और उपभाग के सहारे ये अभी 400 से भी अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हो गए भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्या है? देखिए भारत के संविधान की वर्तमान में शामिल है। देखिए भारतीय संविधान में
वर्तमान में कितनी धाराएं हैं। धाराएं मतलब हम कह सकते हैं अनुच्छेद, और वर्तमान में 400 से अधिक है तो इसलिए हम 444 धाराएं बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण ये 14 में है। और 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निर्दिष्ट किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान संघीय संसद और विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 13 प्रदान करता है संवैधानिक प्रावधान जैसे संघीय संसद और विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। अनुच्छेद जो 13 है यह प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यूनतम करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन बनाया गया है तो यह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 संसद, अनुच्छेद 245 में संसद, राज्यों और विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो संविधान है ना उसमें 300 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ये है मुकदमे एवं कार्यवाही से संबंधित, यानी कि कोई मुकदमा या कार्यवाही है उससे संबंधित अनुच्छेद 300 है। और 300 का जो क है ना वो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 का क में भाग 12 के अनुच्छेद 300 का क में कर दिया गया है। ठीक है, कब किया गया था, तो किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मुकदमे, वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख। अनुच्छेद 300 के 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंध आरोपित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 76 में भारत में महान्यायवादी कानून खेत अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, और 300 में क्या है, तो मुकदमे एवं वाद कार्यवाहियों का उल्लेख 300 में है। और 302 अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंध। ठीक है, ये है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकती है। अनुच्छेद 120 का 1 में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुज्ञा दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है अनुसूची स्टार्ट है। अब देखते हैं, मिलान करना है इसमें अनुसूचियों में। हमको पहला क्वेश्चन है संघ सूची, मिलान करना है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची में सबसे अधिक प्रविष्टियां है, 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में संघ से थोड़ा कम है,
66 है और समवर्ती सूची में सबसे कम है 47 है। ठीक है, संघ सूची में 97 है, वर्तमान की गणना के अनुसार 98 है। ठीक है, राज्य सूची में 66 और वर्तमान की गणना के अनुसार 59 है। समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में 52 है। तो आप अब ये वर्तमान का याद रखिए कि वर्तमान में 98, 59 और 52 है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का विषय, आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन आर्थिक तथा और सामाजिक योजना 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची प्रविष्टि 20 में उल्लेखित है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकार बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य विधि पर अभिभावी होते। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में कुल 66, वर्तमान में 59 प्रविष्टियां हैं। भारतीय संविधान के किस सूची में शपथ या शपथ ग्रहण के प्रारूप? तो भारतीय संविधान का अनुसूची 3 में, तीसरी अनुसूची में शपथ और शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप दिए गए। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्रियों के रूप पद गोपनीयता को शपथ तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ किए जाए प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों के विचार कीजिए। निम्नलिखित में से विषय समवर्ती, इसमें हमको ना इन सब में हमें समवर्ती सूची का ढूंढना है कि समवर्ती सूची में कौन कौन है। तो वन एवं वन जीव जो है समवर्ती सूची में क्या आता है? समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची में ना राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं और सबसे ज़्यादा वैल्यू केंद्र का होता है, उसके बाद राज्य का। और वन्य जीव जो है ये राज्य और केंद्र दोनों का विषय है, होना चाहिए, है कि नहीं। और मूल्यांकन नियंत्रण यानी कि मूल्यांकन करना है, ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों करेंगे तभी तो, नहीं तो कोई अपना फायदा देखने के लिए दूसरे का नुकसान भी तो कर सकता है। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद, राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि समवर्ती सूची किसी विषय पर दोनों टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रमाणीय है, मतलब प्रभावी है। वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची, वन्य जीव जंतु और पक्षी संरक्षण ये समवर्ती सूची का विषय है, जो कि 17वां प्रविष्टि है। और देखिए कृषि पर आय कर, ये राज्य सूची की प्रविष्टि 46, राज्य सूची में कुल 46 प्रविष्टियाँ उसमें भाग शामिल है। फिर विद्युत के उपभोग या उपयोग अथवा बिक्री पर कर, ये राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 53 में आता है। ठीक है, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची की प्रविष्टि 34 में आता है। अतः विकल्प के अनुसार 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय क्या है? कृषि तो राज्य सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का है और रक्षा
ये भी अब संवर्ती सूची का, वर्तमान में ये भी संवर्ती सूची का विषय है, जो कि ऐसे ये क्वेश्चन 2005 का है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा से पे, लेकिन वर्तमान में शिक्षा, रक्षा और पुलिस, ये तीनों संवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के संघीय ढांचा को मजबूती प्रदान करने के विषयों केंद्र राज्य के बीच निश्चित कर दिया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में विभाजित किया। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए इस संविधान के 82वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा संबंधित सूची में डाल दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल नहीं, 11वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए 11वीं अनुसूची में पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, लेकिन जो ग्रामीण खेल है ये है 11वीं अनुसूची में नहीं है। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें 29 विषय, 29 विषयों में पुस्तकालय आ जाता है, ईंधन, चारा, तकनीक आ जाता है, लेकिन ग्रामीण खेल नहीं आता है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। ये 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय है? अभी जस्ट मैंने बताया था कि कुल 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय है। जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम भारतीय संविधान की किस सूची का? ये हम बताए थे कि जानवरों का संरक्षण, पशुओं का संरक्षण, ये सब किसका विषय है? तो संवर्ती सूची का विषय है। जानवरों पर क्रूरता रोकथाम, जानवरों पर क्रूरता रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची संवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 में उल्लिखित है। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? देखिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन या 4थी अनुसूची में, शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में है, अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन या 6ठी अनुसूची में नहीं है। संघ सूची 7वीं अनुसूची में, संघ सूची किस में है? 7वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में, ना कि 6ठी अनुसूची में। देखिए 4, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य क्या है? मातम, 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 मातम। M4 मिजोरम, A4 असम, T4 त्रिपुरा और M4 मेघालय, ये 4 राज्य इन चारों राज्यों में है से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्र से के प्रशासन से संबंधित है, ना कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्र से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लिखित अनुसूची में से किसमें राज्य परिषद की सीटों का आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? 4थी अनुसूची में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान के 22 भाग में विभाजित, इनमें से गणना अनुसार 470 से अधिक अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची में विशिष्ट समूहों के लोगों के प्रशासन और हितों का सुरक्षा संबंधित है। यह मैंने बताया था कि अनुसूचित जनजाति के लिए है 5वीं अनुसूची। आप देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। इस अनुसूची के प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य यानी राज्यपाल यह कर्तव्य है कि वह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति द्वारा उपेक्षा किए जाने पर उस राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूचित में दल विरोधी अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में ये 10वीं अनुसूची में है। देखिए, भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निहत्था संबंधित उपबंध किए गए। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल, दल के प्राधिकृत व्यक्तियों के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची अभी जस्ट बताए थे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है इससे दल बदल से। ये दल बदल वाला कानून क्वेश्चन बहुत बार आया है।